हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फाइनेंशियल अकाउंट के जितने भी चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक टोटल इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू होंगे वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 आई थिंक सेल्फ बैलेंसिंग या डिपार्टमेंटल में कोई भी एमसीक्यू नहीं है। इट मीन्स हमारे पास अभी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5 बचता है। तो इसके सारे एमसीक्यू हम ये वीडियो में करने वाले हैं विद लॉजिक। जस्ट अटेंडेंस दे दीजिए लाइक बटन दबाकर, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये वीडियो से हेल्प मिल सके। क्लियर। तो अभी विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर 1 कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। अब जो इसमें चैप्टर नंबर 5 है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो कुछ बच्चों को इंटरनल में आ रहा है, मतलब आई थिंक एक कॉलेज को आ रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक कॉलेज में वो सिलेबस में नहीं है फॉर द इंटरनल एग्जाम। तो कोई इशू नहीं, ये सेम वीडियो आप एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी में तो पूरा कोर्स आएगा, तो आपको वहां तो वीडियो का हेल्पफुल रहेगा ही। साथ ही साथ आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप वो स्किप कर सकते हो, नहीं देखना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर 1 के एमसीक्यू, टोटल आई थिंक 14 से 15 एमसीक्यू है। ओके। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू, the instruction is not given about the distribute the shares or debenture received as part as purchase consideration among the partners, how it should be distributed। अगर हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, कि शेयर्स एंड डिबेंचर पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने सम भी किया हुआ है। अगर आपने मेरा मैराथन देखा है तो आपने वो सम भी देखा होगा। हमने उसको इन क्लोजिंग कैपिटल रेशियो निकाल के हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता कि आप शेयर्स कैसे बेचने हैं, तो आप क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में बेच दोगे, किसका? पार्टनर्स का। अब यहाँ पे सेकंड पे आते हैं, कंपनी हैज बोर्न एंड अ फर्म हैज पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ ₹2000 ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी। इफ द नेट एसेट 3,23,000 है, हमें निकालना है परचेज कंसिडरेशन ऑफ द बिजनेस। तो अगर कंपनी हमारा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पे करती है, ठीक है, तो वो हम ऐड कर देंगे किसमें? परचेज प्राइस में। क्लियर। तो ये आपका 323 प्लस 2000 मतलब कितना हो गया? 3,25,000 रुपए। आई थिंक आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी चीज लेते हो, अगर उसके ऊपर कुछ भी खर्चा करते हो, क्लियर, तो आपके लिए तो क्या हो गया? वो कॉस्ट हो गई ना। तो यहाँ पे वही सेम थिंग हो रही है। 323 प्लस 2000 रिजोल्यूशन का खर्चा भी, तो टोटल परचेज प्राइस तो इन शॉर्ट 3,25,000, परचेज कंसिडरेशन तो 3,25,000 ही हो जा रहा है। ठीक है। अब आ जाते थर्ड पे, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज फिक्स्ड बाय द टोटलिंग ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर कैश, which method is used for the kind of purchase consideration। अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट आई थिंक बता देते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहते हैं कि सपोज कोई सम उठाते हैं, वहां पे ये बोलते हैं कि 20,000 के इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इतने दो। ओके। 5% के डिबेंचर 10,000 जो है डिबेंचर, आई थिंक डिबेंचर पे तो वैल्यू नहीं है, मैं ऐसे कहता हूँ 5% के डिबेंचर 10,000 के हुए, और बाकी बैलेंस इन कैश। अगर ये बैलेंस इन कैश आता है तो हम नेट एसेट मेथड यूज करते हैं, लेकिन हमको सारी चीजें प्रॉपरली बताई जाती है कि ये रहा भाई साहब आप लोगों का परचेस कंसिडरेशन, जिसमें हमको कैश का बैलेंस भी दिया जाता है, हमको प्रेफरेंस और इक्विटी के भी बताया जाता है अमाउंट, डिबेंचर का भी अमाउंट बताया जाता है। तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करते हैं बच्चों? कंसिडरेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अभी फोर्थ, इफ इन a क्वेश्चन the information is given the dissolution or a conversion expense will borne and paid by the business purchaser, then what entry should be passed in the books of partnership form of it। तो यहाँ पे this transaction will not recorded in the books of partnership form। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि बच्चों डिसोल्यूशन का खर्चा ऑलरेडी इंक्लूडेड है नेट एसेट में। ठीक है। इस वजह से ये इसकी कोई भी एंट्री आपको नहीं दिखानी। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, business asset and liability are to be transferred to realization conversion of a business at their कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे हमेशा। ठीक है। रियलाइजेशन में हम कौन से वैल्यू पे बुक करते हैं? बुक वैल्यू पे ही दिखाते हैं सारी एसेट। क्लियर। चलते हैं अभी सिक्स्थ पे, amount determined as payable by a new company on conversion of a firm is known as amount। जो भी डिटरमाइन होगी, ठीक है, जो पेबल होगी किसको? न्यू कंपनी को, कन्वर्जन के टाइम उसको क्या बोलेंगे? परचेज प्राइस बोलेंगे। क्योंकि पेबल क्या होता है? परचेज प्राइस होता है ना, तो उसको परचेज प्राइस बोलते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है। परचेज कंसिडरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लस कैपिटल रिजर्व
बराबर। ये आपका क्या हो जाता है, नेट एसेट ऑफ बिजनेस। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल रिजर्व मतलब क्या हो गया आपका, जो भी आपकी परचेस प्राइस है, जो भी आपकी परचेस प्राइस है, आई थिंक अगर मैं ये कह सकता हूँ, जो भी आपकी नेट एसेट है उसमें से माइनस कर दो परचेस प्राइस। अगर आपके पास नेट एसेट है 5 लाख, ठीक है, नेट एसेट कितना है 5 लाख, और परचेस प्राइस आप जो दे रहे हो, बराबर, वो कितनी दे रहे हो, 4 लाख रुपए दे रहे हो। तो भाई साहब कंपनी की वैल्यू 5 लाख थी, आप लोगों ने 4 लाख दी है, तो 1 लाख का जो डेफिशिएंस आया वो क्या आया, वो आपका कैपिटल रिजर्व हुआ। क्या हुआ, कैपिटल रिजर्व। अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि ये पीसी जो माइनस का उधर लेके जाऊं, तो ये क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व प्लस पीसी, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, नेट एसेट हो गया। तो देखो इन शॉर्ट यही हो रहा है, पीसी प्लस सीआर इक्वल्स टू क्या हो गया, नेट एसेट ऑफ अ बिजनेस। अब यहाँ पे 8th पे चलते हैं। व्हेन परचेस कंसिडरेशन इज फिक्स्ड यूजिंग नेट एसेट मेथड इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट। तो क्या होता है जब परचेस कंसिडरेशन ये फिक्स हो जाता है यूजिंग नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड के साथ, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने क्या एसेट में से डिडक्ट किया होगा जो पीसी निकला होगा। तो सिंपल सी बात है, नेट एसेट मतलब यही होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो आप लायबिलिटीज माइनस करते हो, तो यहाँ अगर वर्ड ड्यूज देखे तो ड्यूज एंड लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो आता है वही होता है आपका परचेस कंसिडरेशन। अब 9th MCQ, if any amount out of shares debenture in cash is not given in the question। देखो इससे पहले यहाँ पे मैंने जो आपको कंसिडरेशन मेथड में कहा था, यहाँ पे ये लोग ये कह रहे थे कि आपको टोटल अमाउंट सबका दे के रखा है फिक्स्ड कि इतना इतना देना है, तो आप कंसिडरेशन मेथड कर रहे थे। लेकिन अगर यहीं पे बाजू में देखो एक ये दिया है MCQ, अगर आपको कोई भी अमाउंट शेयर डिबेंचर कैश हमको नहीं दिया है, या तो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था, रिमेनिंग कैश, remaining shares, remaining debenture, तो are giving at the time of conversion, then purchase consideration determined by कौन सा मेथड, तो बच्चों नेट एसेट मेथड से फिर हम करते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इस तरह से निकालना पड़ता है फिर हमको। ठीक है, फिर बैलेंस अमाउंट जो भी होता है कैश इक्विटी वो लोग बोलते हैं, वैसे हम निकाल देते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं 10th MCQ में। अमाउंट ऑफ डेटर, अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ डेटर 52,500 है और बीडीआर 2500 पहले से निकाल के रखा है बैलेंस शीट में, ठीक है, और डेटर अगर हमको 20% लेस अमाउंट के साथ करना है, तो एक सेकंड में यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कभी भी कुछ भी ऐसा एमसीक्यू आता है तो आप जस्ट क्या करिए, 50,000 जो भी अमाउंट है यहाँ पे जो दिया है उसका परसेंटेज जितना दिया है बीडीआर लेस करना है उतना माइनस कर दो आप, -20%। ठीक है, -20% कर दो, तो टोटल 42,000 जो की है, विच अमाउंट डेटर्स आर टू बी टेकन फॉर द फॉलोइंग 42,000। बीडीआर बोलता तो बच्चों क्या करते हैं आप, बीडीआर उतना माइनस करके 12,500 का, आई थिंक 10,500 कितना आया, 52,500, बीडीआर आपका हो जाएगा 10,500। क्लियर, तो ये आपका जो डेटर की बात कर रहे हैं तो 42,000। अब चलते हैं 11th MCQ। कंपनी पेड द परचेस प्राइस फॉर एक्वायरिंग द बिजनेस एज अंडर। अब यहाँ पे देखे रखा है व्हाट वुड बी द परचेस प्राइस, तो कोई देखते नहीं है। 2,000 इक्विटी शेयर्स, 100 रुपीज ईच एट 10% प्रीमियम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूँ 200 इंटू 110, 1200 के डिबेंचर, 1200 डिबेंचर, 10 रुपीज डिस्काउंट मतलब 90 गिन देता हूँ, और बाकी कैश तो 39,800 है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो 2,000 इंटू 110, 2,20,000। ठीक है, आई थिंक आपने सारे मैराथन वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, जैसे कि 9725714309। मैं सब वीडियोस आपको अगर ना मिले तो इस पे शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे जुड़ भी जाओ, ताकि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सको। 1,08,000 के आपके डिबेंचर हो गए, तो टोटल आपकी परचेस प्राइस कितनी होगी बच्चों, 1,08,000, 2,20,000 प्लस 39,800, टोटल 3,67,800 का आपका परचेस प्राइस आना चाहिए। 3,67,800। क्लियर, ये रहा आपका आंसर, एमसीक्यू में गया ही नहीं। अब चलते हैं 12th। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू फाइंड आउट इन द परचेस ऑफ बिजनेस बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे निकालोगे गुडविल, तो बच्चों में एक चीज बताओ, ये पेन जो है वो 20 रुपए की है, कितने की है, 20 रुपए की, ओके, और आपने इसको पेमेंट कितनी करी, 25 रुपया, बराबर, तो आपका गुडविल कितने का आ जाता है, 5 रुपए का। अगर मैं आपको कहूं कि ये पेन बिजनेस की वैल्यू है
बिजनेस की वैल्यू तुम कैसे डिफाइन करोगे? ये पेन की तो तुमने डिफाइन कर दी, बिजनेस की कैसे करोगे? तो बिजनेस का क्या होता है? टोटल एसेट। बिजनेस के बाद एसेट कितनी है? टोटल लायबिलिटी। बिजनेस को पेमेंट कितना करना है बाहर मार्केट में, तो निकालना पड़ता है नेट एसेट। ओके, तो बिजनेस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नेट एसेट। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं तो हमारे पास नेट एसेट आ जाता है। तो हमें पता चलता है कि आज बिजनेस के पास एसेट है 50,000 और लायबिलिटी है 40,000, तो नेट एसेट कितना हुआ? 10,000। मतलब बिजनेस की वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए है, क्योंकि आज मैं बिजनेस को परचेस करूंगा तो मुझे एसेट में से इतना मिलेगा और पेमेंट इतना करूंगा, 10,000 की वैल्यू है। लेकिन अगर मैं उसको 15,000 देता हूँ तो वो क्या हो गया? 5,000 उसका गुडविल हो गया। कुछ तो उस बिजनेस में होगा तभी मैंने 5 ज्यादा पे किया है। तो इन शॉर्ट क्या होता है? परचेस प्राइस, आपका जो परचेस प्राइस है, जो भी आपने पे किया 15,000 माइनस कर दो नेट एसेट, जो उसकी कंपनी की वैल्यू है 10,000। तो परचेस प्राइस माइनस नेट एसेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक जो ज्यादा अमाउंट सरप्लस अमाउंट जो आपको दिखेगी वही आपकी क्या होगी? गुडविल होगी। ठीक है, समझ में आया? अब चले 13। व्हेन परचेज प्राइस फिक्स्ड है 1,60,000 और गुडविल जो कंपनी की है वो 30,000 भी फिक्स्ड है और परचेज कंपनी को कैपिटल रिजर्व चाहिए 20,000 का, तो मुझे बताओ परचेज प्राइस क्या होगी? तो सिंपल एंड शॉर्ट, अगर परचेज प्राइस 160 है और गुडविल आपकी 30,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो पहले तो वो माइनस कर दो। तो 1,30,000 एक्चुअल परचेज प्राइस आ गई कंपनी की। कितनी आ गई? एक्चुअल। अगर देखो सरप्लस अमाउंट अगर आप पे करते हो तो गुडविल है, लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी अमाउंट चाहिए, मतलब 1,30,000 का बिजनेस है, आपको उसको 20,000 कम भाव में लेना है, तो वो 20,000 कम क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है। बराबर, तो सीधी सी बात है 1,30 में से 20 माइनस कर दो तो 20,000 का जो डेफिशिएंसी आ जाता है कैपिटल रिजर्व, बराबर, वो तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व 20,000 का। तो परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? 1,10,000। ठीक है, अब चलते हैं 14, सॉरी। इज इट कंपल्सरी फॉर द कंपनी टू पे फॉर गुडविल इन कैश व्हाइल एक्वायरिंग द परचेस ऑफ बिजनेस? तो भाई कोई ऐसा रूल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो। बराबर, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर के टोटल 14 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2, आपका अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज, और वहां एमसीक्यू इसके करते हैं शुरुआत। तो चलिए, एमसीक्यू नंबर 1, दोस्ती लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ अ दोस्ताना ब्रदर्स परचेज। कंसिडरेशन जो कि पेड बाय है 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए के 25% प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व जो अराइज हुआ वो 50,000 है। इफ द वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी टेकन ओवर वो 2.5 लाख है, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट कितना है? तो देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आगे ऐसे एमसीक्यू बहुत आएंगे जहां पे आपको बोलेंगे टोटल एसेट निकालो या टोटल लायबिलिटी निकालो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी को निकालने का तरीका क्या है। तो देखो, नेट एसेट इक्वल्स टू क्या होता है? आपको टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी होता है। नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर आपके पास नेट एसेट आ जाता है, इट मीन्स फिर आपके पास यहाँ पे दोनों में से एक चीज देके रखेंगे और एक चीज फाइंड आउट करने को बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटी देके रखी है। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना टोटल एसेट है। तो अगर मैं नेट एसेट निकाल दूं तो मुझे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेट एसेट को किस तरह से निकाला जाएगा। नेट एसेट को दो तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि नेट एसेट इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। नेट एसेट को निकालने के दो तरीके हैं। वो तरीके क्या है? एक है गुडविल और एक है कैपिटल रिजर्व। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जो भी आपने परचेज प्राइस पे किया उसको माइनस किया नेट एसेट से, तो आपको गुडविल मिल जाता है। क्योंकि 10 लाख का परचेज प्राइस है, 5 लाख का नेट एसेट है, तो आपको गुडविल मिल जाती है क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे किया। लेकिन नेट एसेट को अगर आप माइनस करोगे, परचेज प्राइस है, तो आपके पास क्या आ जाता है? कैपिटल रिजर्व। इन शॉर्ट, अगर पीसी माइनस नेट एसेट करोगे और फिगर नेगेटिव में आया तो उसको भी आप सीआर कह सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है कैपिटल रिजर्व 50,000। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास कैपिटल रिजर्व है, मेरे पास पीसी है, मुझे नेट एसेट मिल जाएगा। समझ में आया कैसे चल रहा है सब? मतलब एसेट को निकालने के लिए
यहाँ पे ये वाला नेट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट, ये अभी मैं बता रहा हूँ फर्स्ट एमसीक्यू में, इसके आने वाले एमसीक्यू भी ऐसे आएंगे, तब मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा, इसलिए समझ लो। कोई भी अगर एसेट या लायबिलिटी दोनों में से एक चीज आपको निकालने को बोलेंगे और एक चीज दे देंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नेट एसेट इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। नेट एसेट को निकालने के लिए आपके पास ये दो फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू पीसी माइनस एनए या सीआर इक्वल्स टू एनए माइनस पीसी। अब या तो आपको ये दे देंगे या तो आपको ये दे देंगे। अब जो चीज दी है वो चीज आपको यूज करनी है। जैसे मेरे को यहाँ पे सीआर दिया है, कैपिटल रिजर्व, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास सीआर भी होगा, मेरे पास पीसी भी होगा। कभी भी ऐसा मत सोचना दिमाग में कि मेरे पास नेट एसेट और पीसी दोनों नहीं हुआ, तो गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो आपके पास जीबी दिया जाएगा या तो आपको सीआर दिया जाएगा, पीसी तो ये लोग कंपलसरी आपको देंगे और देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी निकालते हैं। तो सीआर वाला फॉर्मूला यूज करूं मैं, तो सीआर कितना है आपका 50,000 है। उसके बाद आपके पास नेट एसेट तो है नहीं, और माइनस करेंगे पीसी, पीसी आपका कितना है, यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया है, 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपया 25% प्रीमियम। तो 25% प्रीमियम मतलब बच्चों कितना हो गया, 125 हो गया। तो 125 इंटू 10,000 करूं मैं, तो 12,50,000 आया, मतलब मैं इसको 12.50 कर दूं, 12.50 लैक्स, और ये 50,000 बराबर। अब मैं क्या करूंगा, 12.50 को यहाँ लेके आता हूँ, तो ये हो गया 50 प्लस 12.50, तो मेरा नेट एसेट कितना आ गया बच्चों, नेट एसेट मेरा आ गया 13 लाख। नेट एसेट मेरा कितना आ गया, 13 लाख। अब इसमें ये वाले फॉर्मूला में मैं यूज कर देता हूँ। अब मेरे पास नेट एसेट आ गया, तो नेट एसेट इक्वल्स टू टी ए अपॉन टी एल। अब नेट एसेट मेरे पास पता है कितना है, 13। टोटल एसेट मुझे निकालना पड़ेगा। टोटल लायबिलिटी इन्होंने बच्चों देख के रखी है, कितनी है, 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख ये रहा। अब ये माइनस वाला उधर लेके जाऊं, तो 13 प्लस 2.5 इक्वल्स टू टोटल एसेट, तो टोटल एसेट मेरे पास आ गया 15.5 लाख। ठीक है, ये रहा 15.5 लाख। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब चले सब नंबर, सॉरी एमसीक्यू सेकंड में। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दी जाए, द वैल्यू ऑफ गुडविल इज फाउंड आउट इन द परचेस ऑफ बिजनेस बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला है, परचेस माइनस नेट एसेट, परचेस प्राइस माइनस नेट एसेट, अभी मैंने आपको समझाया था। थर्ड एमसीक्यू, एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ अ बिजनेस द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व अगर नहीं दिया जाए तो कैसे निकालोगे, तो कैपिटल रिजर्व का सिंपल फॉर्मूला है उल्टा, नेट एसेट माइनस परचेस प्राइस, नेट एसेट माइनस परचेस प्राइस, ऑप्शन बी। अब चले फोर्थ एमसीक्यू में, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग अ बिजनेस अ कंपनी एक्सेप्टेड टू मेक अ रिकवरी फ्रॉम डेटर्स एंड पे टू क्रेडिटर। ठीक है, बिहाफ ऑफ द वेब। अभी आपने ये सेकंड चैप्टर मैंने तो नहीं करवाया, लेकिन कुछ सब मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये चैप्टर नहीं करवाने का रीजन ये था कि फर्स्ट चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कंपनी डिसाइड करती है, सेकंड चैप्टर में ऐसा होता है कि डेप्टर्स को वो क्रेडिटर्स को वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन वो लोग डेप्टर्स को पे करके क्रेडिटर से वसूल करके ऐसे करके काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उनको कमीशन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू फॉर कमीशन 4% रिकवरी। रिकवरी करना मतलब डेटर से पैसा लेना, तो 4% का कमीशन डेटर पे देंगे हम उसको, और 2% ऑफ पेमेंट मेड, जिसको क्रेडिटर्स को जो पैसा दिया उस पर 2% का पेमेंट देंगे। तो कंपनी ने रिकवर किया 58,000 का और पेमेंट किया 30,000 का, लेकिन ये क्या लिखा है, पेड द क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज, क्रेडिटर ऑफ रुपीज लिखा है, क्रेडिटर टू रुपीज 30,000 नहीं लिखा है, मतलब 30,000 के क्रेडिटर की बात हो रही है। 5% डिस्काउंट के साथ पे किया और हमको पेमेंट पे देना है। तो देखो 58,000 के तो हमारे पास डेटर रिकवरी हो चुके हैं, 60,000 के डेटर थे, 58,000 मुझे मिला। तो पहले तो मैं 58,000 का 4% निकाल देता हूँ, तो 58,000 का 4% अगर मैं करूं, तो 2320 तो मैं डेटर पे कमीशन उसको दूंगा। उसके बाद 30,000 के 5% पहले निकाल दो, माइनस कर दो 5%, तो 28,500 उसने क्रेडिटर को पे किया है, और उस पर उसको कमीशन कितना देना है, 2% का। तो 570 तुमको देना है क्रेडिटर पे कमीशन, और 2320 तुम डेटर पे दोगे, तो कुल मिलाकर 2890 रुपए का कमीशन तुमको देना पड़ेगा सामने वाली कंपनी को जो परचेस कर रही है। अब फिफ्थ पे आते हैं, व्हेन परचेस कंसिडरेशन जो है वो लेस देन नेट एसेट है, तो सीधी सी बात है कैपिटल रिजर्व होगा। ठीक है ना, परचेस कंसिडरेशन, एक बिजनेस की वैल्यू 10,000 है और तुम उसको 8 दे रहे हो, कम दे रहे हो, तो वो क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। ज्यादा होता तो गुडविल। अब सिक्स्थ,
इज इट कंपल्सरी फॉर द कंपनी, ये से पहले भी किया था, नो, ऐसा कोई रूल नहीं है गुडविल इन कैश देना है, बरोबर। 7th पॉइंट, at the time of purchase of business, total value of asset agreed between purchase and seller is rupees 5 lakh and total liability accepted by the company 2 lakh. If the purchase price is fixed 4.5 lakh, then how much can be considered as goodwill amount? तो पहले निकालो, 5 लाख का एसेट है, तुम्हें पता है ना। पहले तो मैं नेट एसेट निकालूंगा, नेट एसेट मतलब क्या हो गया, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो 5 में से 2 गया तो आपकी नेट एसेट आ गई 3 लाख। 3 लाख की बिजनेस की वैल्यू थी, कंपनी 4.5 लाख दे रही है, तो 1.5 लाख का क्या हो गया, गुडविल हो गया। 8 पॉइंट, 8th MCQ, बिजनेस परचेसिंग कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 20% प्रीमियम which were fully subscribed। अच्छा, एक सेकंड, अगेन रीडिंग, क्योंकि एक वर्ड मिस कर दिया मैंने। बिजनेस परचेसिंग कंपनी इशूड कर रही है 2,000 इक्विटी शेयर्स ईच और ₹100 एट 20% प्रीमियम टू पब्लिक, पब्लिक को इशू कर रही है, ठीक है ना। विच वी आर फुली सब्सक्राइब हो गया और पेडअप भी हो गया। हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ वेंडर फॉर्म, मतलब जो पार्टनरशिप फॉर्म है जो कन्वर्ट हो रही है या जो भी सेल हो रही है, ठीक है ना, उसके बुक्स में कौन सी एंट्री करोगे, तो भाई कोई एंट्री नहीं आएगी इसके बुक्स में, ठीक है। नो एंट्री इज टू बी पास इन द बुक्स ऑफ वेंडर फॉर्म, पब्लिक को इशू किया है, ठीक है। कल को कोई भी पब्लिक में इशू करेगा, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री थोड़ी करेगा, जिसका होगा वो करेगा। अब 9th, when net asset are less than purchase price, then difference क्या रहेगा आपका, गुडविल। सीधी सी बात है, घुमा के दिया है। पहले तुमको क्या बोला, परचेस प्राइस अगर ज्यादा हो नेट एसेट से तो गुडविल, यहाँ पे बोला नेट एसेट कम हो परचेस प्राइस है, तो सीधी सी बात है गुडविल है। आज परचेस प्राइस 10 लाख है, नेट एसेट क्या है 5, तो नेट एसेट लेस देन परचेस प्राइस है। और अगर उल्टा पढ़ो तो परचेस प्राइस इज ग्रेटर देन नेट एसेट। तो ये जस्ट खाली आपको पढ़कर समझना है, लॉजिक क्लियर होगा तो आराम से आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, जो मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू में ही समझा दिया था। अब चलते 10th वाले एमसीक्यू में। A company paid the purchase consideration for acquiring a business under 3,000 equity share, इतने प्रीमियम 5,000 के ऐसा, और चेक 40,000 का। कैलकुलेट करो पीसी, तो चलिए पीसी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो 3,000 के इक्विटी शेयर है, वो 110, क्योंकि 100 प्लस 10% प्रीमियम, तो आपका 3,30,000 ये आ गया, ठीक है ना। अब 5,000 के डिबेंचर 9 रुपए पे, क्योंकि 10% डिस्काउंट है, तो ये 3,30,000 प्लस डिबेंचर कर दो, 3,75 प्लस 40 दूसरा कर दो, तो 4,15,000 आपका आ गया परचेज प्राइस। अब चलिए यहाँ पे 11, गुडविल प्लस नेट एसेट इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन होता है, एंड परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस प्लस कैश इक्वल्स टू नेट एसेट होता है। अब मुझे बताओ क्या होता है, तो दो फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर दो, फिर उसको घुमा फिरा के आप ये अगर पूछेंगे ना आपको आ जाएगा। देखो मैंने आपको कहा था गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है, तो सॉरी, गुडविल इक्वल्स टू होता है पीसी माइनस नेट एसेट। समझ में आया। अगर मैं ये नेट एसेट को यहां लेके जाता हूं तो गुडविल प्लस नेट एसेट इक्वल्स टू पीसी, और ये रहा। अभी चलते सीआर में। सीआर में मैंने क्या कहा था आपको, सीआर मतलब हो जाता है उल्टा, नेट एसेट माइनस पीसी, बराबर ना। तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन तो दिया है और नेट एसेट इक्वल्स टू के बाद दिया है, तो ये पीसी को यहां लेके जाता हूं, तो सीआर प्लस पीसी इक्वल्स टू नेट एसेट, तो ये आ गया परचेज कंसिडरेशन बिजनेस प्लस सीआर, ये वाला कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन प्लस कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू नेट एसेट, ये आपको घुमा फिरा के ऐसे ही पूछ लिया, यहाँ से वहां इन्होंने खाली किया है। चलिए आगे चलते हैं। 12th, when business purchasing company does not accept the debtors and creditors of the firm but accept to collect the money and pay the creditors to an agent, which of the following are to prepare open in the which of the following accounts are to be opened in the books of the company? तो suspense account of debtors and creditors open होते हैं, ठीक है। फिर 13, purchase consideration of a business plus CR, वो क्या होगा, अभी जस्ट हमने किया था परचेज कंसिडरेशन बिजनेस प्लस सीआर, नेट एसेट होता है, तो बस ये रहा नेट एसेट, क्लियर। अगर फॉर्मूला याद होता तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। 14th, परचेज प्राइस फिक्स्ड है 1,65,000 और गुडविल फॉर द परचेज कंपनी 22,000 की राइज हुई है। अब भी जस्ट हमने इसके प्रीवियस वाले में किया था वही वाला सम है, हमको सीआर चाहिए 22,000 का सीआर चाहिए, तो 165 माइनस बीआर कर दो गुडविल,
माइनस सी आर कर दो 22। तो कंपनी को अगर 1,21,000 में परचेस करेंगे ना तो सी आर आ जाएगा आपका 22 जो कंपनी को चाहिए। अब चलते हैं 15 एमसीक्यू पे। टोटल एसेट ऑफ फर्म 330 है, लायबिलिटी 50,000 है, परचेस प्राइस डिटरमाइन हुई है 2,30,000। देन व्हाट इट वुड विल बी, गुडविल होगा, सीआर होगा, या बोथ गुडविल एंड सीआर होगा, जो कि कभी होता ही नहीं है, या नन ऑफ दिस। तो सिंपल सी बात है, आपकी टोटल एसेट 330 है और 50 माइनस कर दूं मैं, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5, 3 और 5 8, 2,80,000 आ जाएगा। ठीक है, 330 माइनस 50 कितना आ गया, 280, और 230 तुम पे कर रहे हो, घाटा है, 50,000 का घाटा है, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, 16 व्हेन परचेस प्राइस फिक्स्ड 160, ठीक है। गुडविल ऑफ द कंपनी अराइज 30,000, परचेस कंपनी को सीआर चाहिए, वापस वही चीज आ गई, 160 में से 30 माइनस कर दो, 31 20 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1,10,000, बराबर। चले, ऐसा लग रहा है अगेन मैंने रिपीटेड ये एमसीक्यू किया है, इससे पहले भी अभी मैंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। 17th एमसीक्यू, कंपनी पेड कर रही है परचेस प्राइस फॉर एक्वायरिंग अ बिजनेस एज अंडर, ये रहा 2,000 का इक्विटी शेयर, ये भी रिपीटेड ही है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2,000 का इंटू 110 करे, 2,20,000 इक्विटी आ गया, बराबर ना, और 1,200 इंटू 90 करे और 2,10,000 प्लस कर दे, तो 318 तो इक्विटी और डिबेंचर हो गए, और कैश इतना हो गया 357 आ रहा है मेरा, नहीं रुको मिस्टेक हुई है, 2,000 इंटू 100, 2 लाख ये हो गए, नहीं 110, 2,000 इंटू 110, 2,20,000, मैंने 2,10 किया था इसलिए, और 1,200 इंटू 90, अभी 2,20,000 करता है, अभी 39,800 करते हैं, 367, ठीक है, ये रहा, मैं 2,10 किया था। चलिए 18, पुकार लिमिटेड हैज टेकन ओवर गर्गी ब्रोस, सन्ड्री एसेट 10 लाख के, गुडविल आपका 1 लाख का है, सन्ड्री लाइबिलिटीज आपकी 8 लाख की है, परचेस प्राइस निकालो, अब ये थोड़ा घुमा फिरा के बोला है, परचेस प्राइस निकालो, परचेस प्राइस निकालो। अब यहाँ पे क्या दिया, गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ऊपर देखो, गुडविल इक्वल्स टू जो भी तुमने पे किया उसको माइनस कर दो नेट एसेट से, ये आपकी परचेस प्राइस है। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यू में मैंने आपको कहा था कि परचेस प्राइस कभी ऐसा नहीं, वो क्यों कहा था, उसका रीजन क्या है कि मतलब इन शॉर्ट कहना ये चाहता हूँ, ये 3 चीजें ना, 3 चीजों में से एक चीज को गुम कर देंगे और बोलेंगे एक चीज निकालो, ठीक है। तो इससे पहले वाले में हमने देखा था नेट एसेट गुम कर दिया था इन्होंने, मुझे कल निकालनी पड़ी थी नेट एसेट, रीजन क्या था, मेरे पास एसेट या लायबिलिटी नहीं थी, वो मैंने आपको फर्स्ट एमसीक्यू समझाया, देख लो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ 18th एमसीक्यू। 18th में क्या है, यहाँ पे मुझे परचेस प्राइस निकालना है, ये वाला, मेरे पास गुडविल है, मेरे पास नेट एसेट है, नेट एसेट नहीं है, नेट एसेट कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ से टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, तो 10 में से 8 गया तो लायबिलिटी क्या बचा, 2 लाख, ये मेरे को मिल गया 2 लाख, और गुडविल मेरे पास था कितना, 1 लाख, और ये पीसी हो गया माइनस, अब 2 यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 इक्वल्स टू पीसी, तो ये हो गया 3 लाख, क्लियर। चले 19 पे, सार्थक लिमिटेड ने परचेस किया बिजनेस और सार्थक ब्रदर्स से, कंपनी इशू करी है 20,000 इक्विटी शेयर, इसके हिसाब से परचेस कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख रुपया है, एंड टोटल लायबिलिटी 5 लाख रुपए, वैल्यू निकालिए टोटल एसेट की। अब ये फर्स्ट वाले एमसीक्यू जैसी बात होगी, टोटल एसेट निकालना है मुझे, टोटल एसेट। सबसे पहले तो मुझे बताओ टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, मतलब नेट एसेट वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे पास नेट एसेट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एमसीक्यू में भी नहीं था। तो नेट एसेट निकालने का 2 तरीका है, या तो गुडविल वाला या तो कैपिटल रिजर्व वाला, अब डिपेंड करता है सम के ऊपर, सम में गुडविल दिया है तो गुडविल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, गुडविल इक्वल्स टू जो भी तुमने पे किया उसको माइनस कर दो नेट एसेट के साथ, तो या मुझे नेट एसेट मिल गया, या मैं लायबिलिटी और नेट एसेट को यूज करके टोटल एसेट निकाल दूंगा। गुडविल आपके पास 1 लाख देके रखी है, बरोबर, 1 लाख देके रखी है, ये
और इक्विटी आपके पास जो है वो कितना है, 25% प्रीमियम, मतलब 125, 100 का 25%, 125 इंटू कर दो 20,000, तो 25 लाख तुम्हारा हो गया पीसी। ये 25 लाख हो गया तुम्हारा पीसी, माइनस कर दो नेट एसेट, बराबर, कितना आ गया। अब ये 25 नेट एसेट को उधर लेके जाओ और गुडविल को यहाँ लेके आओ, तो माइनस का नेट एसेट वहां गया तो प्लस का नेट एसेट हो गया, और 25 1 लाख प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो नेट एसेट आपकी पूरी कितनी आ गई, 24 आ गई। नेट एसेट कितनी आ गई, 24 आ गई। अब मेरे पास नेट एसेट आ गई 24, तो ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 24 नेट एसेट आ गई। मेरे पास एसेट थी नहीं थी, वही तो निकालनी है। लाइबिलिटी मेरे पास है कितनी, 5 लाख, माइनस का 5 वहां लेके जाऊं, 24 प्लस 5 इक्वल टू टोटल एसेट, तो 24 प्लस 5 कितना आ गया, 29, 29 लाख। ठीक है, एसेट कितनी है आपकी, 29 लाख। चले सम नंबर 20 पे, बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। कमीशन जो भी अर्न होता है कलेक्शन ऑफ डेटर्स और पे करते हैं जो भी क्रेडिटर्स, वो कहाँ यूटिलाइज करते हैं, राइट ऑफ गुडविल के लिए। ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं। अब चले 21, इन शॉर्ट राइट ऑफ गुडविल मतलब कि क्या हो गया पता है, ये आपका जो भी रहता है ना वो उसमें प्लस कर देंगे अपन, राइट ऑफ गुडविल के लिए, वो रिजोल्यूशन वाला है, सॉरी, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ गुडविल, वो डेबिट गुडविल में करते हैं, वो रिजोल्यूशन का है, इसमें नहीं है। आगे चलते हैं 21, पीएम कंपनी से पेज कैश ₹4,80,000, ठीक है, डिबेंचर 440, ठीक है, इक्विटी इतना, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन 15-20 है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर। चलिए अब यहाँ पे इधर आ जाओ, कंपनी का परचेस कंसिडरेशन कितना है, 15,20,000, ये रहा 15,20,000। कंपनी कैश में 4,80,000 दे रही है, डिबेंचर 4,40,000 दे रही है, और इक्विटी जो है वो 10 रुपया बोला है, क्योंकि प्रीमियम तो निकालना है ना, 50,000 इक्विटी 10 रुपए के हिसाब से, वो तो मुझे पता ही है ना, तो वो 5 लाख माइनस कर दो। अब जो डिफरेंस बचा वो आपका क्या हो गया, प्रीमियम अमाउंट हो गया। तो 15-20 में से 480 कैश गया, 440 डिबेंचर गया, 5 वो गया, 1 लाख रुपया जो बचा ना वो आपका प्रीमियम है। अब क्या करना है तुमको, वो 1 लाख को डिवाइड कर दो 50,000 इक्विटी के साथ, तो 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट आ गया। क्योंकि प्रीमियम क्या होता है, जो भी आपके शेयर्स है इनटू क्या करोगे, रेट ऑफ प्रीमियम पर शेयर, जो कि मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता था, तो बस ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 2 रुपए का प्रीमियम पर शेयर। ठीक है, और प्रीमियम अमाउंट बोला हो ना तो 1 लाख आएगा, वो ध्यान रखना आप, क्योंकि ऐसा बोल दिया इन्होंने, प्रीमियम अमाउंट बोलो, यहाँ पे दे दिया 1 लाख, यहाँ पे दे दिया 2 रुपया, तो फिर आप 1 लाख पे टिक करके आना। यहाँ पे तो चलो 1 2 3 दिया तो आपको नहीं भी पढ़ा हो आपने पर शेयर, तो आप तो भी करेक्टली 2 रुपए टिक करके आ जाओगे, 1 लाख नहीं करोगे। लेकिन 1 लाख दिया है और 2 रुपए दिए है, तो ध्यान रखना क्या पूछ रहे हैं, प्रीमियम अमाउंट पूछ रहे हैं क्या प्रीमियम पर शेयर पूछ रहे हैं, वो ध्यान से देख लेना एमसीक्यू में। अब चलते 22, व्हेन डिसोल्यूशन, ये वाले की बात कर रहा था, देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर वेंडर फर्म पे करेगी ना, पेड बाय द परचेसिंग कंपनी, डैश अकाउंट इज डेबिटेड टू गुडविल, सॉरी डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, तो गुडविल होगा, बराबर, गुडविल में ऐड हो जाता है। 23, इफ द परचेस प्राइस जो है वो लेस देन नेट एसेट है, अब मुझे बताओ परचेस प्राइस है वो नेट एसेट से लेस है, कैपिटल रिजर्व। 24, while calculating the purchase price, बराबर ना, the number of shares issued by the purchasing company is calculated at the market value, market price मतलब, ठीक है। पवन लिमिटेड हैज टेकन ओवर चिराग ब्रदर्स, सनरी एसेट 5 लाख के है, गुडविल आपकी 50,000 की है, सनरी लाइबिलिटीज आपके पास 4 लाख है, हमें परचेस प्राइस निकालना है। सबसे पहले तो अगर मेरे पास गुडविल है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, गुडविल इक्वल्स टू पीसी माइनस नेट एसेट। अब मेरे पास गुडविल कितना है, 50,000 का, अगर मुझे नेट एसेट मालूम पड़ जाए तो मैं पीसी निकाल सकता हूँ। तो नेट एसेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट आपकी है 5, लायबिलिटी आपकी 4, मतलब नेट एसेट ₹1,00,000 आ गया।
अब पीसी इक्वल टू नेट एसेट आपकी आ गई लाख, 1 लाख माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 1 कितना हो गया 1.5 लाख, तो पीसी आपका आ गया 1.5 लाख रुपए। अभी 2-3 शब्द तो अपन ने ऐसे कर ही ली है। 26, इफ ऑल टाइप्स ऑफ फुल कंसिडरेशन आर नॉट गिवन द परचेज प्राइस इज फाउंड आउट बाय नेट एसेट मेथड। वो पता है बैलेंस इन ये बात वही कह रहा है कि फुल कंसिडरेशन नहीं बताया तुमको, तो क्या बोलेंगे बैलेंस ही बोलेंगे ना। तो फिर वो कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, नेट एसेट। और फुल कंसिडरेशन देते हैं तो कौन सा मेथड, कंसिडरेशन मेथड। अगर यहां से मैं नोट हटा दूं ना तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है। 27 चलते। When purchasing company bears the firm dissolution expense, then same is debited to which account? Goodwill account। वही बात आ जाती है इससे पहले वाला। कौन सा एमसीक्यू था? 24 नहीं, ये रहा 22 एमसीक्यू। 28, which of the following amounts is treated as owner fund? तो कैपिटल रिजर्व, सॉरी रिजर्व फंड, जो भी रिजर्व है वो वाले। और कौन से हमने पहले से चैप्टर 1 अगर मैराथन देख लिया तो आपको सारे रिजर्व भी पता होंगे कौन से है ओनर के। टोटल एसेट ऑफ फर्म 640 है, टोटल लायबिलिटी आपकी 90 है, और परचेज प्राइस तुम्हारी 480 है, तो क्या होगा? कंपनी की एसेट 640 है, लायबिलिटी माइनस कर दो 90, 5.5 तो कीमत है, तुम पेमेंट कर रहे हो 480, तो ये तो कैपिटल रिजर्व हो गया बराबर। कीमत ज्यादा है, पेमेंट कम मिल रहा है, कैपिटल रिजर्व। ओल्ड बेड डेट्स रिकवर हो जा रहे हैं, इट इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट। और ये कभी आएगा? तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट बनाओगे तुम लोग बराबर ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 30 के 30 एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सीधा आ जाते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में, बीच के चैप्टर्स में एमसीक्यू नहीं है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में करीब करीब आपके वही एमसीक्यू आ जाते हैं 22। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। कितने मेथड है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के? टोटल 4 मेथड है। चारों मेथड मुझे कमेंट में बताओ कौन से हैं, अगर आपको ये चैप्टर कर लिया है। मैराथन मेरा आना बाकी है, रीजन यही है कि इंटरनल एग्जाम में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मुझे प्रॉपर आपकी तरफ से सिलेबस नहीं मिला था कि कॉलेज में आ रहा है नहीं आ रहा है। एट द लास्ट मोमेंट आपने मुझे दिया है, तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं कब से आपसे पूछ रहा था, देखो कॉलेज के सिलेबस डिपेंड करता है आपके कॉलेज में क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी का मुझे पता होता है, मैं हमेशा प्लान यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यूनिवर्सिटी में सारा सिलेबस आएगा। ठीक है, हाँ कुछ चैप्टर्स जैसे हमने 7 में देखा था, एक आधा चैप्टर नहीं था तो हमने नहीं किया था। मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन मुझे पता चला सिलेबस में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो कॉलेज में आपके कौन से चैप्टर आ रहे हैं अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो उस हिसाब से मैं चैप्टर आपके लिए बना नहीं पाऊंगा। मुझे एक कॉलेज से मुझे मिला था कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर लास्ट मोमेंट में पता चला, तो अभी पॉसिबल नहीं है इतना जल्दी चैप्टर को आपको समझाना। ओके, फिर मैराथन वीडियोस एमसीक्यू की, फिर आपके 1 डे प्लान, 3 डे प्लान, जिसपे टाइम लगता है बनाने का। ऐसा नहीं होता है कि बुक उठाया मैंने कुछ भी क्वेश्चन टिक कर दिया और मैंने आपको दे दिया। भाई आराम से एक एक क्वेश्चन को स्टडी करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ लॉजिक पे ये क्यों है क्या नहीं है समझाने की ट्राई करता हूँ, तो टाइम लगता है। फिर इसमें ज्वाइंट पॉलिसी अगर मैं बनाने बैठता तो नहीं हो पाता, ये सारे मैराथन रह जाते हैं। अभी तो प्रोबेबिलिटी का मैराथन आना भी बाकी है, ओके, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से 4 मेथड है। सेकंड एमसीक्यू, द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर जो भी अमाउंट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो वो कहाँ पे दिखाएंगे, एंट्री क्या आएगी? तो ये क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, बराबर। Third, from the following method, which method is exercised for debiting the premium of joint life policy to profit and loss account? Profit and loss account में अगर डेबिट होता है ना पूरा का पूरा खर्चा, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में होगा ना तो वो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों चीजें याद रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ, एज पर विच मेथड द फुल अमाउंट इज रिसीव्ड टू कॉन्स्टिट्यूट पॉलिसी ट्रीटेड एज एंटायर प्रॉफिट। तो जहां पे हम पूरा का पूरा प्रीमियम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिक्स्थ,
Which account is debited by the difference between the premium paid and the surrender value of the policy? Which account is debited? भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंस होता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन पॉलिसी मैच्योर्स? पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आएगा, ठीक है। सेम एंट्री। अब एक और एमसीक्यू करेंगे उसमें भी बताऊंगा मैं आपको। 8th एमसीक्यू है, अगर आपकी सरेंडर वैल्यू 2020 में 0 है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है बच्चों? देखो, आप जो भी पेमेंट करते हो प्रीमियम, बराबर, तो कुछ नियम कानून होते हैं पॉलिसीज में कि अगर आपने बीच में सरेंडर कर दी, क्या होता है, पीपीडी डिसाइड होता है कि आपको 3 साल तक भरना है, 4 साल तक भरना है, 5 साल तक भरना है, तभी तो हमें इतना इंश्योरेंस कंपनी अच्छा अमाउंट देती है सम इंश्योर्ड, बराबर। तो कुछ फॉलो करने पड़ते हैं नॉर्म्स। तो एक और चीज वो देती है, वो बोलती है कि अगर तुमको बीच में सरेंडर करना है कर सकते हो, लेकिन हम कुछ अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। तो वही चीज है, अगर यहाँ पे वही चीज बात हो रही है कि 2020 में यहाँ पे एनुअल प्रीमियम कितने है आपका? 8,000 है। अगर मैं 2020 में एनुअल प्रीमियम मतलब 2020 की बात कर रहा हूँ, 8,000 का प्रीमियम भरूं और उसी दिन बोलूं अभी मेरे को सरेंडर करना है भाई 2 दिन के बाद, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 रुपीज। अगर 2021 की बात है, मैंने अगर पेमेंट किया तो मेरा 2,000 रुपये कटेगा। कितना रुपया कटेगा? 2,000 रुपये कटेगा, मतलब 2,000 रुपये मुझे मिलेगा, सॉरी कटेगा नहीं, 2,000 रुपये मुझे मिलेगा, सरेंडर वैल्यू है। और 2022 में मुझे कितना मिलेगा? 3,500 मिलेगा। 23 में कितना मिलेगा? 5,800 मिलेगा। तो हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ? कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? तो सिंपल सी बात है, क्या करना है आप, जो साल का तुमको पूछा है, तो मुझे थर्ड ईयर बोले, थर्ड ईयर तुम्हारा 2022 आ रहा है, तो जो भी 22 है 3,500 माइनस कर दो 21 वाला, इससे पहले वाला, जीरो होता तो जीरो, 2,000 दिया 2,000, 1,500 मुझे मिलेगा, ऐसा समझू 1,500, क्योंकि 2,000 में पिछले साल ले चुका हूँ, माइनस कर दो एनुअल प्रीमियम के साथ 6,500। मेरा तो नहीं समझाया, लॉजिक मुझे नहीं मजा आएगी समझाने में, रट्टा मारना हो रट्टा इस वाले में मार सकते हो। अगर यूनिवर्सिटी के लिए एमसीक्यू मैराथन देख रहे हो और मैंने चैप्टर करवा दिया है, तो पहले लॉजिक क्लियर कर लेना, फिर ये एमसीक्यू में आप देख ही लेना। वरना क्या है, 2023-22 का 3,500 है, माइनस कर दो 2,000, 1,500 आया, एनुअल प्रीमियम के साथ माइनस कर दो, 6,500 तुम्हारा रिटर्न ऑफ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 9th चलते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन कन्फर्म टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। एनुअल प्रीमियम आपका 16,000 है, 2022 का सरेंडर वैल्यू 5,200 है, 23 का 11,200 है। हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? 2022 में कितना होगा, 23 में कितना होगा? तो देखो 22 की बात करें तो इससे पहले वाले साल में तो कोई दिया नहीं है, तो जीरो ले लूं, तो 5,200 माइनस जीरो 5,200। एनुअल प्रीमियम कितना है? 16,000। तो पहले साल में 10,800 राइट ऑफ होगा, सेकंड ईयर में 2023 में कितना है? 11,200। इसके पहले वाले साल में कितना है? 5,200। डिफरेंस कितना है? 6,000। अभी एनुअल प्रीमियम के साथ माइनस कर दो 16,000 के साथ 10,000, तो 10,800 और 10,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब चलते, फर्म पे कर रही है 32,000 एनुअल प्रीमियम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का। इफ द सरेंडर वैल्यू सेकंड और फोर्थ ईयर के लिए आपका 10%, ये 35% है, और 35% है टोटल प्रीमियम पेड का रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द सरेंडर वैल्यू ऑफ द सेकंड ईयर एंड फोर्थ ईयर? तो फर्स्ट ईयर तो देखो आपने 35,000 भर दिए, फर्स्ट ईयर आपने 35,000 भर दिए, बराबर। सेकंड ईयर कितना भरोगे? वापस 35,000 भरोगे। टोटल सेकंड ईयर में आपने कितना भर दिया? फर्स्ट ईयर कितना है आपका देखूं तो मैं, 32,000 है, 35 नहीं, मेरे को वही डाउट था। 32,000 आपने बढ़े, सेकंड ईयर फिर 32,000 बढ़े। अब सेकंड ईयर में 10% का ये बोल रहा है आपका क्या है, सरेंडर वैल्यू है, तो 6,400 आपका ये हो गया। फोर्थ ईयर तो 32,000 इंटू 4 कर दो, एक 28, अब इसका 35% कर दो, तो 44,800, तो 64 और 44,800 ये आपका आ गया। 11, फर्म पे कर रही है 6,000 हाफ ईयरली, फॉलोइंग इन द सरेंडर की वैल्यू देके रखी है परसेंटेज के हिसाब से, हमको फोर्थ ईयर का निकालना है। तो हाफ ईयरली मतलब हो गया 6,000, मतलब 12,000 एक साल का, नीचे 4 साल दिया इंटू 4 कर दो, और बाकी 25% कर दो इसका, तो 12,000 आपका आ गया। फर्म ने टेकन किया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, 1,80,000 का पॉलिसी का अमाउंट था,
कोई पार्टनर एक्सपायर हो गया, 2/10 मिला पूरा का पूरा, बाकी बोनस था, तो भी आपका एंट्री तो वही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 2/10 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 2/10, खर्चा दिखा दिया होगा हमने पूरा। अभी ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। एनुअल प्रीमियम जो भी है 15,000 है, सरेंडर वैल्यू आपकी जो है 0 है, कितना रिटर्न ऑफ करोगे, पूरा का पूरा 15,000। भाई साहब जब पूरा का पूरा खर्चा ही हो जाएगा सरेंडर करोगे, तो आपको डेबिट भी पूरा का पूरा 15,000 करना पड़ेगा। ये सरेंडर वाला मेथड है। जब सरेंडर वाला मेथड करेंगे मैराथन में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। 14 annual premium joint life policy का is written off by debiting the profit and loss account at the end of the year when premium is considered as revenue expenditure। रेवेन्यू वाले में ये चीज करते हैं, कैपिटल वाले में नहीं करते। सॉरी। 15 एनुअल प्रीमियम 10,000 है, कंसीडर कर रहे हैं पूरा का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, ऑप्शन बी। 16 एनुअल प्रीमियम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का 25,000 है और फोर्थ ईयर में आपकी सरेंडर वैल्यू भी 25,000 है, तो कितना परसेंटेज हुआ वो फोर्थ ईयर का, तो सिंपल सा करना, सरेंडर वैल्यू जो भी है उसको डिवाइड कर दो, जो साल का बोल रहा है, चौथे साल का बोल रहा है, फोर्थ ईयर का, मतलब डिवाइड बाई 4 कर दो। 6250 आपका बैलेंस आया, उसको डिवाइड कर दो जो भी आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है और इनको 100 कर दो, 25%। बराबर, ये 25,000 को सरेंडर वैल्यू को डिवाइड कर दो ईयर के साथ, फिर जो भी अमाउंट आया ये पॉलिसी अमाउंट के साथ डिवाइड करके 200 कर दो, मतलब परसेंटेज निकाल दो, तो जो भी अमाउंट आएगा सॉरी 25% वो आपका आंसर होगा। When policy shown at surrender value with the help of joint life policy reserve which account is debited to premium paid, तो ये आपका आ जाएगा पॉलिसी अकाउंट। When premium is considered as revenue expense which account is debited to premium paid, प्रीमियम पेड की बात कर रहे हैं, तो वो प्रीमियम अकाउंट में होगा। When premium is considered as capital expenditure, तो पॉलिसी अकाउंट प्रीमियम पेड में दिखाएंगे, प्रीमियम पेड पॉलिसी अकाउंट में दिखाएंगे। और प्रीमियम ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 35,000 है, सरेंडर वैल्यू 0 है, कितना रिटर्न ऑफ करेंगे, पूरा का पूरा 35,000। फॉलोइंग डिटेल्स हमें पास देके रखी है, एनुअल प्रीमियम 25,000 है, सरेंडर वैल्यू सेकंड ईयर का 10,000 है, सरेंडर वैल्यू थर्ड ईयर का 30,000 है, तो हमें थर्ड ईयर में कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है। तो बच्चों देखो 30 में से 10 माइनस कर दो, 20,000 आपके पास आ चुका। अब ये 20 25 में से माइनस कर दो, 5,000 जो है वो रिटर्न ऑफ करोगे आप। ठीक है, 5,000 तुम है रिटर्न ऑफ करोगे, क्योंकि नुकसान आपका उतना ही होने वाला है ना। 25 भरोगे, सरेंडर वैल्यू 20 तो दे रही है, तो नुकसान कितने का हुआ, 5,000। 5,000 तो रिटर्न ऑफ करना है। एनुअल प्रीमियम 15,000 का है, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर 12,000 सरेंडर वैल्यू है, परसेंटेज निकालो, अगेन 12,000 को डिवाइड बाय 4 करो क्योंकि चौथे साल का है, 3,000 डिवाइड बाय सरेंडर इंश्योरेंस वैल्यू कर दो 20%, ये आ गया। क्लियर। तो 22 के 22 एमसीक्यू हमारे हो चुके कंप्लीट, मैराथन हो चुका कंप्लीट। कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक बटन के साथ अपने अटेंडेंस तो दे दी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू मैराथन में बिजनेस अकाउंट के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।